कल हमने पढ़ा था परामर्श का अर्थ, परिभाषा, ये सब हमने पढ़ी थी। और अब मैंने आपको इसके संबंधित नोट्स भी भेज दिए थे और आशा करता हूँ सभी बच्चों ने वो सब नोट्स अपने जो है अपनी कॉपी में लिख करके तैयार कर लिए होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है परामर्श के उद्देश्य। परामर्श के उद्देश्य, जैसा कि तुम सभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो इसका जो मेन उद्देश्य है आत्मज्ञान को बढ़ाना, ताकि छात्रों को अपने बारे में पूरी जानकारी मिल सके। समायोजन में सहायता करना। नंबर 3, निराशा के कारण होने वाले तनाव को कम करना, व्यक्तिगत समस्याओं को हल करना, संस्थाओं और पाठ्यक्रमों के चयन में छात्रों की मदद करना, अध्ययन के तरीकों के चुनाव में सहायता करना, समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कौशल में सुधार लाना। ये सभी जितने भी 1 से लेकर के 6 तक हैं, ये सारे क्या हैं, परामर्श के उद्देश्य हैं। यही सब उद्देश्य हैं जो मेन उद्देश्य हैं, जो आपको आराम से कर सकते हो याद। ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी संख्या में 6 उद्देश्य हैं, आराम से आप इसको ईजिली याद कर सकते हो। अब बात करते हैं परामर्श के प्रकार के बारे में। परामर्श के प्रकार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कई प्रकार का होता है परामर्श। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परामर्श मार्गदर्शन का एक आवश्यक और अपरिहार्य पहलू है। परामर्श का संबंध जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाली समस्याओं से होता है। उद्देश्यों, क्षेत्रों और लक्ष्यों की भिन्नता के आधार पर परामर्श के विभिन्न प्रारूप विकसित किए गए हैं। इस तरह परामर्श के प्रकार निम्न हैं। नंबर 1, छात्र परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, मनोचिकित्सीय परामर्श, नैदानिक परामर्श, नियोजन परामर्श, वैवाहिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श और शैक्षिक परामर्श। सबसे पहले आता है छात्र परामर्श। छात्र परामर्श में जो है छात्र परामर्श से छात्रों की समस्याओं से संबंधित है। ये समस्याएं उसकी कैसी होती हैं, शैक्षणिक, संस्थान संबंधी, पाठ्यक्रम, अध्ययन के तरीके, समायोजन और व्यावसायिक चयन आदि की पसंद से संबंधित ये जो भी हैं, ये सब छात्र परामर्श के अंतर्गत आते हैं। अब अगला आता है नैदानिक परामर्श। नैदानिक परामर्श की तरह छात्र परामर्श छात्रों के संपूर्ण शैक्षिक वातावरण की समस्याओं से संबंधित है। यह छात्र के पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। नेक्स्ट अगला आता है मनोवैज्ञानिक परामर्श। इसमें अगर हम पढ़ें तो ये है मनोवैज्ञानिक परामर्श में परामर्शदाता एक चिकित्सक की तरह है और परामर्श चिकित्सा का एक रूप है। सामान्य बातचीत के माध्यम से परामर्शदाता वक्ता को अपनी दमित भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने में मदद करता है। इस कार्य में परामर्शदाता उसे आवश्यक जानकारी और सुझाव देता रहता है ताकि वह अपनी भावनाओं और समस्याओं को व्यक्त कर सके। अगला आता है मनोचिकित्सीय परामर्श। इसमें सबसे पहले अगर एक कोटेशन दी है FC थॉर्न ने, इन्होंने क्या कहा है, मनोवैज्ञानिक परामर्श मनोचिकित्सा का एक प्रकार है। रूथ स्टैंग ने मनोचिकित्सा और परामर्श के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि परामर्श और मनोचिकित्सा के बीच बहुत समानता है। दोनों के बीच अंतर करने की कोशिश करना मुश्किल और संभवतः बेकार होगा। यह स्पष्ट है कि परामर्श और मनोचिकित्सा का घनिष्ठ संबंध है। आज यह माना जाता है कि परामर्श में ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में चिकित्सीय हैं। परामर्श के कई अन्य रूपों में महत्व और व्यवस्था के संदर्भ में सामाजिक समायोजन की समस्याओं को उचित महत्व दिया जाता है। सामाजिक विकृतियों को संबोधित करने में मनोचिकित्सा परामर्श की उपयोगिता निर्विवाद है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नैदानिक, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सा परामर्श के भिन्नताएं को उनके दृष्टिकोण, विधियों और तकनीकी में अंतर का पता लगाया जा सकता है। अब आता है नैदानिक परामर्श। इसमें भी एक कोटेशन है सबसे पहले, इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार नैदानिक शब्द व्यक्ति को उसकी अद्वितीय संपूर्णता में अध्ययन करने की विधि की ओर संकेत करता है। इसके माध्यम से विशिष्ट व्यवहारों का निरीक्षण किया जा सकता है और विशिष्ट गुणों को निष्कर्ष के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, किंतु लक्ष्य व्यक्ति विशेष को समझना ही और सहायता करना होता है। पेपिंस्की के अनुसार नैदानिक परामर्श का संबंध व्यक्ति के सामान्य कार्य व्यापार संबंधी समायोजन से है। उसमें बोध्य तथा परामर्शदाता का आमने सामने का संबंध होता है। नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति की असामान्य दशाओं एवं असामान्य व्यवहारों का निदान करके जो सुझाव एवं उपाय दिए जाते हैं, वे सब नैदानिक परामर्श के अंतर्गत आते हैं। नैदानिक परामर्श जो है वो नैदानिक मनोविज्ञान और मनोविज्ञान
व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित है और वांछित उपचारात्मक उपाय प्रदान करता है। अगला आता है नियोजन परामर्श। ये जो है कि नाम से क्लियर हो रहा है कि नियोजन मतलब प्लानिंग। यह परामर्श उपभोक्ता को उसकी क्षमताओं, रुचियों और दृष्टिकोणों के अनुसार पेशा चुनने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता जिस प्रकार का कार्य या पद में सक्षम है, उपभोक्ता मतलब व्यक्ति, और जहाँ से वह कार्य की संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार के कार्य में नियोजन परामर्श के रोजगार प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है वैवाहिक परामर्श। वैवाहिक परामर्श में व्यक्ति को जीवन साथी चुनने में सहायता दी जाती है तथा विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण में भी सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक परामर्श। जैसा कि नाम से क्लियर है कि व्यावसायिक मतलब व्यवसाय से संबंधित जो हम परामर्श देते हैं वो उसके अंतर्गत आता है। एक शिक्षा शास्त्री के अनुसार व्यावसायिक परामर्श व्यक्ति की उन समस्याओं को अपना केंद्र बनाता है जो किसी व्यवसाय के चुनाव या उसके लिए तैयारी करते समय उसके सम्मुख आती है। नेक्स्ट है शैक्षिक परामर्श। शैक्षिक परामर्श छात्र को अपनी शिक्षा एवं अध्ययन में सफलता प्राप्त करने तथा पाठ्यक्रमों एवं विषयों का उचित चुनाव करने के लिए दिया जाता है। अंतिम है सामाजिक परामर्श। यह छात्र को और सामाजिक प्राणी बनाने के लिए दिया जाता है, अर्थात अन्य शब्दों में इसका उद्देश्य परामर्श प्रार्थी को सामाजिक कुशलताओं का विकास करने में सहायता देना है। आज इतना रखते हैं, यहाँ तक मैं आपको ये PDF भेज दे रहा हूँ, तो आपने ये अपनी कॉपी में नोट करना है।